जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, आज संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेन अनुच्छेद हम लेकर आए हैं। बाकी आगे हम एक एक अनुच्छेद पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज हम लोग जो मेन अनुच्छेद उस पर चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 1 से 50 तक, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग न किए हों, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं। अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं बताएंगे, बस मेन पॉइंट दौड़ाएंगे आप। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। अगर दोस्तों अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो नए राज्यों की स्थापना या उसके विस्तार का उल्लेख किया गया। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं के नामों का परिवर्तन का उल्लेख किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे नहीं प्राप्त हो सकती है, ये टोटल जो वर्णित किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया। बाकी हम एक एक चैप्टर पर, एक एक पार्ट पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मेन पॉइंट पे हम दौड़ रहे हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में कहता राज्य शब्द की विस्तृत परिभाषा है। तो राज्य शब्द की विस्तृत परिभाषा है। अगर हम, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दें कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 13 में। अब अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विधि के समक्ष समानता कहता है कि भारतीय संविधान के तहत भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया गया, अर्थात कोई भेदभाव नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, अर्थात सभी को समान अधिकार दिया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं, तो लोक नियोजन के अवसर पर नौकरियों में या रिक्त स्थानों में आवश्यकता पड़ने पर पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 16 वर्णित करता है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या है भाई? कहता भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई भी उपाधि कोई अन्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को जो उपाधि दी गई वही धारण कर सकता है, दूसरा व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक करने की स्वतंत्रता, कोई संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। तो जो सारी स्वतंत्रता, जो आपकी जीवन की दिनचर्या की जो सारी स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 का में सूचना का अधिकार। ये सूचना का अधिकार ये 2005 में पास किया गया। तो सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया और अनुच्छेद 19A में इसे रखा गया। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो संधि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 के 3 पॉइंट हैं। कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता।
और थर्ड पॉइंट कहता है कि जब तक अभियुक्त के दोष सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, दैहिक माने होता है शारीरिक, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों ये आपका आ जाता है अनुच्छेद 21 में। और 21A, तो 21A में क्या है दोस्तों? तो 21A में बच्चों शिक्षा का अधिकार। जब 86 संशोधन 2002 में किया गया, 86 संशोधन, तो ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, अनुच्छेद 21A में रखा गया। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा और विधि व्यवसायी से विचार विमर्श करने और बचाव का अधिकार दिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कि गिरफ्तारी के स्थान से लेकर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक का जो समय होगा दोस्तों 24 घंटे से अधिक का नहीं होगा, किंतु रास्ते का समय छोड़कर। अनुच्छेद 23 और 24 ये दोस्तों आ जाता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर रोक। किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब बलात् माने होता है जबरदस्ती, श्रम माने कार्य। किसी भी श्रमिक से हम जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते। अगर उसकी इच्छा करेगी तो कार्य करेगा, इच्छा नहीं करेगी तो कार्य नहीं करेगा। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 दोस्तों बाल शोषण कहा था 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी होटल, किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ये बाल शोषण में आ जाता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के हर नागरिक को अधिकार दिया गया है। यदि वह किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे तो कर सकता है, किसी धर्म का परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। अनुच्छेद 25। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 25C, इसमें लिखा नहीं फिर भी बता दे रहे हैं हम आपको। अनुच्छेद 25C कहता है सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 25C। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य किसी भी धार्मिक संस्था की आप स्थापना करना चाहते तो कर सकते हैं। 26 वर्णित करता है। 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ जो अल्पसंख्यक लाया गया है भाषा या लिपि के लिए लाया गया। जो अल्प भाषा है, जो अल्पलिपियाँ हैं, उन्हें बनाए रखने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी अगर शिक्षा संस्था की स्थापना करना चाहे तो कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, यदि ये लोग शासन प्रशासन में भाग लेना चाहें तो भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों हम आपको बता दें जब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये न्यायालय के आदेश हैं, रिट हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये 5 रिटें हैं जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है न्यायालय द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 35 का आता संवैधानिक उपचारों के प्रबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इसके बाद हम अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारा दोस्तों आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 परिभाषित करता नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद 37 का आता नीति निर्देशक अंतर्विष्ट
तत्वों को लागू करना। कहता है अंतर विश्व बंद किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी देश के शासन के आधार है, इन्हें लागू करना स्वयं का दायित्व बनता। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा लोक कल्याण। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख करता 38। तो लोक कल्याणकारी मतलब होता है कल्याण करना, गरीबी मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना, ये अनुच्छेद 38 वर्णित करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 39। अगर हम दोस्तों 39 की बात कर लेते हैं तो 39 कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति के तत्व, और का कहता समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ये वर्णित करता। अनुच्छेद अगर हम 40 की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए जिससे स्वायत्त शासन मजबूत हो सके। अनुच्छेद 40 वर्णित करता है दोस्तों। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों लागू किया गया। अनुच्छेद 41 का था कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 का था काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, यानी राज्य का यानी सरकार का दायित्व बनता है कि उसको पूरा करे। 44 कहता है दोस्तों नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो ये जो सिविल संहिता है ये नियम कानून कहता भारत के हर नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 45 में, कहता राज्य गरीब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 48 में, का दिया 48 दिया नहीं तो हम बच्चों आपको बता दें अनुच्छेद 48 क्या है। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि व्यवस्था को आधुनिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाएगा। ये राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण, यानी राज्य वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा। ये अनुच्छेद 48 का कहता। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी राज्य का दायित्व बनता है कि स्थापित सभी स्मारकों की सुरक्षा करे। अगर हम 49 की बात करते हैं दोस्तों तो हो गया। 50 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। और 51 जो इसमें लिखा नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का राज्य प्रयास करेगा। ये राज्य का दायित्व है। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद 1 से 50 तक हमने सरसरी निगाह डाला है। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।